दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, जो कि भाग 3 में दिया हुआ है। संविधान लागू होने से पूर्व किसी भी भारतीय भूभाग पर रहने वाले लोगों को अधिकार प्राप्त नहीं थे। आखिर इनमें ये इतने खास क्यों है कि पिछले 3,500 सालों का जो ज्ञात इतिहास है उसमें किसी को प्राप्त नहीं था। संक्षेप में अगर कहें और सीधे और सरल शब्दों में कहें तो 26 जनवरी 1950 से पूर्व ये किसी को प्राप्त ही नहीं था। और आधुनिक लोकतंत्र के अंतर्गत इस अधिकारों का होना अत्यावश्यक है। सभी अधिकारों का ये जननी है। इसके अभाव में जो है अन्य अधिकारों का बना रहना तो मुश्किल है ही। उससे भी बड़ी बात यह है कि संविधान का बने रहना भी मुश्किल है, क्योंकि किसी भी संविधान को बने रहने के लिए जरूरी होता है कि उसमें जनता के अधिकार भी हों, शासकों की शक्तियां भी हों, और फिर उन दोनों के बीच इन संबंधों का कानूनी तरीके से निरूपण भी हो। तो इसलिए न सिर्फ आपको इस चैप्टर को एग्जाम में अपने सवाल सही करने के दृष्टिकोण से पढ़ने चाहिए, बल्कि इसलिए भी पढ़ने चाहिए कि यह अधिकार आपको हर हाल में याद और समझ इस पर बननी चाहिए, चाहे आप भारत के ऐसे नागरिक हों जो तैयारी कर रहे हो न कर रहे हो तब भी। और यह नहीं कि आपकी उम्र निकल गई, जैसे कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि वो तो कुछ भी नहीं करते, वो तो बिजनेस करते हैं अपने, उनके लिए क्या जरूरी है? उनको भी अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए जो बात और जहां से समझ उनकी बन सकती है या उनको आधार प्रदान कर सकता है वो मौलिक अधिकार ही है। और ये इतने मौलिक है कि सोचिए, इसके बिना हम संविधान तक की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो नागरिक हैं और जिन्हें इन अधिकारों का उपभोग करना है उन्हें ही ना पता हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारों की वजह से ही राज्य क्रिएट हुआ। अगर अधिकार नागरिकों को नहीं प्रदान किए जाते तो शायद आज जो राज्यों का स्वरूप दिखाई दे रहा है, यानी आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जिस तंत्र को आप देख पा रहे हैं वो तंत्र ही नहीं होता। तो जरा सोचिए कैसे वो लोग जो 26 जनवरी 1950 के पहले पैदा हुए होंगे कैसे इसके अभाव में रहते थे। जैसे मान लीजिए सभी नागरिकों के बीच समानतापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता था, जैसे ये समानता का अधिकार है, ठीक है। दूसरे नंबर पर कहा जा रहा है स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार कैसे? बोलने की आजादी, घूमने की आजादी, किसी जगह पर जाकर के बस जाने की आजादी, किसी मनपसंद व्यक्ति के साथ टॉकिंग वॉकिंग कुछ भी करने की आजादी, ये भी आजादी ना हो। अगर आपका किसी ने शोषण किया, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति इतना पावरफुल हो कि इसका कभी भी किसी भी समय में शोषण किया ही नहीं जा सकता है। शोषण तो हो ही सकता है। अगर उसका शोषण हो और शोषण से बचाव का उसके पास कोई माध्यम ही ना हो या उसके साथ कोई खड़ा ही ना हो, तो जरा सोचिए कैसा होगा। और धार्मिक स्वतंत्रता, बहुत सारे लोग पैदा होते ही धर्म से अवगत हो जाते हैं और इसके बारे में बहुत सारी चीजें उनको पता चल जाती है, उनको बताया भी जाता है। और यह भी उन्हें जब पता चले कि आप जिस धर्म को बचपन से मानते आ रहे थे और आपकी उसमें अगाध आस्था है, उसको भी मानने की आपकी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता न हो और आपको बाध्य किया जाए कि ये नहीं कोई और धर्म को आप स्वीकार करिए, उसे मानिए, तो सोचिए जरा कैसा होता। अगर हम अपनी संस्कृतियों को बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं अब, यानी आधुनिक लोकतंत्र के नागरिक जो करते हैं अधिकार मिलने के बाद, अगर वो उन्हें सुरक्षित रखने का अधिकार नहीं मिलता तो कैसा होता। और अंत में इन जिन अधिकारों की बात की गई है, अगर इन अधिकारों को लागू करने के लिए कोई दंडात्मक यानी एक दंडा न होता तो क्या ये अधिकार लागू होते? सीधी सी बात, एक बात आप समझिए, किसी भी समय में कोई भी शासक हो, चाहे वो लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत शासन कर रहा हो या किसी भी तंत्र के अंतर्गत शासन कर रहा हो, उसकी एक खासियत होगी। उसकी एक खासियत ये होगी कि वह रूढ़िवादी होगा, वह यथास्थितिवादी होगा, वह व्यवस्था में परिवर्तन का विरोधी होगा। उसे होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था में वह एक्सिस्ट कर रहा है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव हुआ तो हो सकता है कि वो शासक की पदवी से उतर जाए। इसलिए वो चाहे कोई भी तंत्र हो, उसमें शासक की ये अंदर जो मानसिकता है वो बनी ही रहेगी। तो अब हम ये कोशिश करेगा, वो शासक वो कोशिश करेगा कि हम किसी भी तरह से जनता के अधिकारों को क्या करें? सीमित करें, क्योंकि अधिकार है एक निश्चित भूभाग पर है, लिमिटेड है, उनका उपभोग करना है। तो या तो जनता भी करे उसका उपयोग और शासक भी करे, और नहीं तो या तो केवल शासक करे, जैसा कि प्राचीन काल में इस धरा पर रहने वाले हर भूभाग पर लोगों के साथ हुआ है कि एक व्यक्ति जो इतना पावरफुल हो वो अपने हिसाब से शासन करे और सब लोग उसके हिसाब से शासित हो। या तो ऐसा हो जाए या तो जनता भी उन अधिकारों का प्रयोग करे।
और शासक भी एक सीमा के अंतर्गत रहकर उन शक्तियों का प्रयोग करे तो अच्छी व्यवस्था है। और यही कारण है कि हजारों सालों बाद आज की तारीख में लगभग दुनिया के सभी देश कुछ अपवाद स्वरूप अगर छोड़ दिए जाएं तो उनके यहाँ आधुनिक लोकतंत्र है। तो आज हम लोग इन मौलिक अधिकारों की जिनके बारे में कहा जाता है कि जिसके अभाव में अगर सोचिए ये सारी चीजें ना मिले आपको या किसी को, तो वो अपना सर्वांगीण विकास कैसे कर सकता है? उसके पास कुछ भी योग्यता हो, किसी भी प्रकार की योग्यता हो, लेकिन उसको उसे ना तो प्रदर्शित करने का ना तो उसे करने का किसी प्रकार का कोई अधिकार ही ना हो, तो फिर उस व्यक्ति का होना या न होना क्या है? समान ही है। और अधिकारों के साथ एक खास बात जुड़ी होती है, वो ये बात मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कही जा रही है कि ये अधिकार केवल व्यक्तिगत हितों को बढ़ाने के लिए नागरिकों को नहीं प्रदान किए जाते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी नागरिक नहीं कह सकता कि हम इन अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे, भले ही हमको मौलिक अधिकार दिए गए लेकिन हम इन मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं, मौलिक अधिकारों को नागरिकों को देने का तात्पर्य यह नहीं था कि वो उसको त्याग दें, बल्कि इसके माध्यम से सामाजिक हित को बढ़ावा देना भी था। इसलिए आप व्यक्तिगत रूप से इन अधिकारों को त्यागने की कोशिश करेंगे तो आपका त्याग स्वीकार नहीं किया जाएगा, और अगर त्याग स्वीकार किया जाता है इसका मतलब उस देश के, उस राज्य के आप नागरिक ही नहीं है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग ड्राफ्टिंग कर लेते हैं और इसके बाद अन्य बातों पर बात करेंगे। एक सवाल की कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें जो पूछा जाता है कि बताइए, जैसे इसमें से कोई भी 4 दे दिया और इसके आगे सूची सेकंड रख दिया और उसमें एक आगे आप बताइए समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक। इसी प्रकार अन्य बाकी के बारे में, धार्मिक संस्कृति, इनके बारे में कहा जाता है, तो इसमें आपको सूची मिलान करनी होती है और हम लोग एक एक अनुच्छेद तो पढ़ेंगे ही, तब उसकी आप गंभीरता को समझेंगे ही, लेकिन पहले तो उसकी बाइंडिंग हो जाए। जैसे ये 6 है जिनको हम लोग याद कैसे रखेंगे? याद करना बेहद आसान है। जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, शस्योद्धासम। शस्योद्धासम कहने में बड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन मस्त लग रहा होगा, कुछ भी ये मानना पड़ेगा आपको, कितना मस्त लग रहा है। शस्योद्धासम, स बराबर क्या है? अब यहाँ से देखिए, स बराबर है समानता का अधिकार, आधा सा जो है इसके बराबर स्वतंत्रता का अधिकार, शो बराबर क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, धा बराबर क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और सम बराबर 2 है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार आपको अगर एक झटके में याद करना हो, क्रम से याद करना हो, तो आप क्या बोलेंगे? शस्योद्धासम, शस्योद्धासम। अब इसके अंतर्गत हमें ये भी याद करने की जरूरत होती है क्योंकि जब ये पूछ लिया जाता है तो उस दौरान एक ही अनुच्छेद के अंतर के साथ उसके विकल्प में होते हैं तो ज्यादातर गलत होने की संभावना हो जाती है। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें एक क्रम बना हुआ है। क्रम यह बना हुआ है कि 14 से लेकर के 18 कुल कितने अनुच्छेद होंगे? 14 को भी जोड़ कर काउंट करेंगे ना, तो कुल 5 हो जाएंगे, 14, 15, 16, 17, 18। तो इस प्रकार समानता के अधिकार में कुल कितने अधिकार हैं? कुल कितने अनुच्छेद हैं? 14 से लेकर के 18 यानी 5। इसी प्रकार स्वतंत्रता के अधिकार में कुल कितने अधिकार हैं? कुल कितने अनुच्छेद हैं? 19 से लेकर के 22 यानी 4। इसके बाद शोषण के विरुद्ध में 2, धार्मिक स्वतंत्रता में 4, फिर संस्कृति में 2 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक ही है। ठीक है, तो इनमें आप देख रहे हैं कि रीजनिंग के हिसाब से क्रम चल रहा है। देखिए 542 अगर आपने सिर्फ इतना याद कर लिया कि किले में जाने की, क्योंकि 14 का कोड क्या होता है? 14 यानी फोर्ट यानी किला, तो किला में जाने की सबको समानता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो आप कहेंगे होनी चाहिए, तो होनी चाहिए तो ठीक है, हम 14 से स्टार्ट करेंगे, 5 अनुच्छेद इसमें रखेंगे। इसके बाद अगला जो भी आएगा उसके लिए 4 रखेंगे, फिर उसके बाद अगला जो आएगा उसके लिए 2 रखेंगे, फिर अगला आएगा उसके लिए 4 रखेंगे, फिर अगला आएगा उसके लिए 2 रखेंगे, और अंत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसके लिए आर्टिकल 1 ही, उसके लिए आर्टिकल 32 ही रखेंगे। तो इस प्रकार अगर आपको एक याद है तो ज्यादा ढोने की जरूरत नहीं है, वो इत्मीनान से याद रख सकता है। एक तो शस्योद्धासम करके, और साथ ही जो शुरुआत होती है समानता का अधिकार उसका कहां शुरुआत होता है? 14 से होता है। तो इस प्रकार आज हम लोग इसे आसानी से याद किए। इसके बारे में एक एक करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। लेकिन ये देखिए इसके ऊपर जो है ये संरक्षक की जिम्मेदारी किसकी है? या तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रहे विकल्प में, या न्यायपालिका रख दे। तो न्यायपालिका रख दे तो भी ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा तभी वो विकल्प सही होता है। तो न्यायपालिका के ऊपर इसकी जिम्मेदारी है और इसके बारे में कहा गया है, अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि राज्य इसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई कानून नहीं बनाएगा। अगर वह बनाता है तो वह उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा जिस मात्रा तक वह जो है मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। अगर इसको हम उदाहरण से समझे तो ये सोच लीजिए कि सभी अधिकारों में ये मौलिक अधिकार है, या सभी भागों में ये मौलिक अधिकार है, उसमें 11,000 वोल्टेज का करंट दौड़ रहा है, कोई उसे टच करेगा जल जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13(2) ऐसा कहता है कि कोई भी संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अगर कानून बनाया जाता है जो इन अधिकारों में से किसी भी अधिकारों के बारे में अगर कटौती करता है तो क्या होगा? उस मात्रा तक
शून्य हो जाएगा। यद्यपि इसमें बात यहीं पर रुकती नहीं है, इसको जब हम लोग एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे तो इसमें परिवर्तन क्या हो उसको भी जानेंगे। क्योंकि देखिए सामाजिक विज्ञान का विषय और सामाजिक विज्ञान के विषयों की एक खास विशेषता होती है। उसमें ऐसा नहीं होता कि आपका मत या किसी का मत, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वह अंतिम मत है या सुधार की वो अंतिम प्रक्रिया है। इसमें राय और समझ देश काल परिस्थितियों के हिसाब से बनती हैं, बनाई जाती हैं, इसलिए इसमें परिवर्तन की गुंजाइश सदैव बनी रहती है। जबकि प्राकृतिक विज्ञान के विषय में ऐसा नहीं होता है। अगर उसमें जो चीजें होती हैं वो होती हैं, जैसे जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, इसमें क्या बायोलॉजी हुआ, तो इसमें कोई परिवर्तन आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। अगर न्यूटन का तीसरा नियम जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसे आप नहीं बदल सकते। लेकिन सामाजिक विज्ञान के विषयों में लोगों का दृष्टिकोण मायने रखता है, इसलिए सबका अलग अलग समझने का तरीका होता है, समझने के बाद एक्सप्लेन करने का उसका तरीका होता है। तो यहाँ पर हम जो मूल अधिकार को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसके हम लोग बैकग्राउंड को भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए मौलिक अधिकार को में ये कहा जा रहा है कि ये राज्य के विरुद्ध होंगे और इसे कोई टच नहीं कर सकता। अगर वो टच करेगा तो वो अध्यादेश, कानून, विधि, उपविधि वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी। और 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा बताई गई है और राज्य की परिभाषा के बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन संक्षेप में आप समझ लीजिए, केंद्रीय विधानमंडल यानी सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्यों की विधानमंडल यानी उसकी सरकार, इसके अलावा स्थानीय निकायों में अगर हम बात करें तो नगर पालिका, पंचायत वो, इसके अलावा अन्य प्राधिकारी जो किसी भारत सरकार के अंतर्गत डिप्यूट हो और वो किसी नियम अध्यादेश आदि को इन्फोर्स कराने के लिए सक्षम हो, वह भी राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता और मौलिक अधिकारों के हनन के मतलब आक्षेप में उसे सुरक्षा प्रदान की गई है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आप तत्काल जा सकते हैं और अपने लिए रिलीफ मांग सकते हैं। तो इतने महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके अभाव में संविधान की जो हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इनके संदर्भ में विस्तार से आपको समझना भी पड़ेगा, जानना भी पड़ेगा। और हमें ऐसे तो मिला नहीं अचानक से, जैसे मान लीजिए जो भी 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुआ, कुछ लोग 2000 के बाद ही पैदा हो गए, तो पैदा हो गए, उनको तो इस बात का इल्म ही नहीं है कि अधिकार जो आए कैसे आए, किन परिस्थितियों में आए, इसमें कैसे परिवर्तन हुआ, क्या भारत के लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं या पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो अलग अलग जो क्रांतियां हुई उसका भी कोई महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि हम लोग पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि भारत में जो संविधान आया है वो वाया होकर के आया है। 10 देशों से हमारा संविधान बहुत सारी चीजों को लिया है, लेकिन उसमें क्या क्या है, परिवर्तन करने के साथ लिया है। जैसे मौलिक अधिकार हम लोगों ने कहां से लिया, यूएसए से लिया। यद्यपि हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली किसके भांति है, ब्रिटेन की भांति है। ब्रिटेन में जो मौलिक अधिकार वो अलग प्रकार से हैं क्योंकि वहाँ संविधान ही अलिखित है और अलिखित संविधान होने की स्थिति में वहाँ के जो नागरिक है मौलिक अधिकारों का उपयोग वहां तक करते हैं जहां तक सामान्य नियम, रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन नहीं होता है। लेकिन अगर संसद उस पर कोई कानून बना देती है तो मौलिक अधिकारों पर जो आक्रमण अगर करे संसद, यानी उसको खत्म करे, उसे परिवर्तन करे, तो न्यायपालिका उसका बचाव भी नहीं कर पाती है। तो देखिए ब्रिटेन में जो प्रणाली है वो अलग प्रकार की है। अगर इसी प्रकार हम यूएसए की बात करें तो वहां मौलिक अधिकार लिखित रूप से अगर देखा जाए तो आधुनिक लोकतंत्र में सबसे पहले यूएसए के संविधान में ही लागू हुआ और बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना गया। क्योंकि शुरुआती जो 10 उसमें अमेंडमेंट हुए थे वो मौलिक अधिकारों को लेकर के हुए थे और उसको एक सामूहिक नाम दिया जाता है बिल ऑफ राइट्स। तो वहां पर क्या है कि जो अधिकार प्राप्त है मौलिक अधिकार के रूप में जो जाने जाते हैं उन्हें प्राकृतिक कहा गया है और जो है अप्रतिदेय कहा गया है, यानी नेचुरल एंड एलाइनेशन, इन एलाइनेशन यानी अप्रतिदेय, आप उसे किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, उसे किसी को दे नहीं सकते हैं। और चूंकि प्राकृतिक है तो प्राकृतिक है तो गलत भी नहीं हो सकता। लेकिन हमारे यहाँ देखिए दो ये चीजें सामने थी। ब्रिटेन के यहाँ जो मौलिक अधिकारों के लिए सुरक्षा और जो मापदंड बनाए गए थे और यूएसए में जो मापदंड बनाए गए थे, ये दोनों मॉडल हमारे सामने मौजूद था। लेकिन भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने इन दोनों मॉडल के बीच एक बीच का रास्ता निकाला और बीच का रास्ता ये ऐसे निकाला कि मौलिक अधिकार की प्रकृति तो नकारात्मक होती है लेकिन उसमें कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो प्रतिबंधों के अधीन हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारे यहाँ जो मौलिक अधिकार हैं उन पे एक मर्यादाएं और सीमाएं आरोपित की गई हैं ताकि अधिक से अधिक लोग जो है अपने जो है अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर सके। क्योंकि दोनों जगह समस्या है। ब्रिटेन में मौलिक अधिकारों की स्थिति को बचाने के लिए प्रक्रिया अपनाई गई है, यूएसए में वहां भी बाद में पॉलिसी स्टेट डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी स्टेट की संकल्पना पारित की गई, उसके माध्यम से फिर मौलिक अधिकारों पर घुमा के हमारे यहाँ सीधे सीधे जो बात रखी गई है वहां काफी घुमा के रखी गई है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो मौलिक अधिकार आया हमारी संस्कृतियों के उपज के रूप में नहीं आया। और यही कारण है कि चाहे वो पीएससी का एग्जाम हो चाहे वनडे का एग्जाम हो, जब ये बात पूछी जाती है कि मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है
तो उत्तर होता है भाग 3। अगर अनुच्छेद के हिसाब से देखा जाए तो मौलिक अधिकारों में कौन सा वो अनुच्छेद है जो मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जा सकता है, तो अनुच्छेद 21 बात आती है। लेकिन अब बात यह है कि मैग्ना कार्टा है क्या। आइए हम लोग, जैसा कि हमारा संविधान वाया होके आया है तो ये अधिकार भी वाया होके आया होगा, तो आइए जरा उसको भी समझते हैं और मैग्ना कार्टा से शुरुआत करते हैं। देखिए मैग्ना कार्टा क्या है कि ब्रिटेन में 1215 में राजा जॉन, राजा का नाम था जॉन यानी सम्राट का नाम था जॉन, उसने जो है लिखित रूप में कुछ अधिकारों को जनता के लिए मुहैया कराया और ये जनता की एक जीत थी। मतलब जनता का दबाव उसके ऊपर काम किया था और इसलिए उनके कुछ अधिकारों को लिखित रूप में मान्यता दी गई और ये कहा गया कि इस पर राजा यानी सम्राट उन्हें छेड़ नहीं सकता, उन्हें खत्म नहीं कर सकता। तो ये एक पहला लिखित दस्तावेज है, क्योंकि उस दौरान 1215 में हमारे यहाँ मतलब गुलाम वंश आ चुका था, शासन चल रहा था, अन्य देशों में ऐसे ही राजतंत्र की प्रणाली चल ही रही थी। लेकिन परिवर्तन वहां होता है जहां के लोग अधिक जागरूक होते हैं। कहा जाता है ना कि पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। अगर किसी के यहाँ कोई परिवर्तन होगा तो वो जल्दी उसमें सुधार की प्रक्रिया में आगे भी बढ़ेगा और उसकी वो रक्षा भी कर सकेगा। लेकिन अगर परिवर्तन के बाद किसी भी तरह से योग्य कोई अगर शासक है, उसकी अयोग्य उत्तराधिकारी है, तो साम्राज्य को विनिष्ट होने से कोई बचा नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार सुधार की प्रक्रिया वहां होती है सर्वाधिक जहां के लोग जागरूक होते हैं, नवीन चीजों के साथ अपने आप को मैच कराते हैं, न कि शासक की भांति यथास्थितिवादी, रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव होते हैं। तो ये प्रक्रिया ब्रिटेन में दिखाई दी। उस दौरान हर जगह तो राजतंत्र ही लगभग प्रणाली स्थापित थी, लेकिन राजा जॉन जो है कुछ अधिकारोों के बारे में मान्यता प्रदान करता है, इसीलिए कहा जाता है कि मैग्ना कार्टा। अब अन्य देशों में इस प्रकार, क्योंकि उस समय किसी भी देश में किसी भी नागरिकों को कोई अधिकार ही नहीं प्राप्त थे, तो अब ये मैग्ना कार्टा पहला होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो लिखित रूप में दे रहा है। बाकी अन्य जगह कुछ भी व्यवस्थाएं थी, लेकिन जनता के लिए कोई फिक्स अधिकार की बात तो नहीं की गई थी। तो ये पहला चरण था और यही कारण था कि भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो भारत में कब ये अधिकार मिले, किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार जनता को कब मिले, जब संविधान लागू हुए। और जब संविधान लागू हुआ तो उसको मूल अधिकार मिला। और यही कारण है कि पूरे मूल अधिकार के भाग को किस नाम से जाना जाता है, मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर इसमें अनुच्छेद की बात करें तो आप 21 को बताएंगे। देखिए मैग्ना कार्टा के बाद जो है ब्रिटेन में परिवर्तन शुरू है। इसकी पिछली क्लास में आप लोगों से बताया गया था कि वहां प्यूरिटन क्रांति हुई थी 1649 में। 1649 में प्यूरिटन की क्रांति हुई, जिसमें यह कहा गया कि सरकारी धन संसद की सहमति से ही खर्च होगा। पहली बात तो ये, सरकारी धन किसकी सहमति से खर्च होगा, संसद की। इसका मतलब यह है कि उस समय का जो शासक था वह निरंकुश हो चुका था और संसद की सहमति नहीं ले रहा था, और इसलिए उनके खिलाफ जरूरत थी एक क्रांति की या उनके खिलाफ एक विद्रोह करने की, जिससे निरंकुश शासक को क्या किया जा सके, उसको उसके उस अधिकार से जो कि अनैच्छिक अधिकार है, जो बहुत सारे लोगों के अधिकारों को उनके अधिकारों से वंचित कर देता, उसे बेदखल किया जाए। तो इस प्रकार प्यूरिटन क्रांति हुई। 1688 में आप जानते हैं ग्लोरियस रिवॉल्यूशन नाम से ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, जो रक्तहीन क्रांति थी। उसमें जो जेम्स द्वितीय था उसको हटा दिया गया था गद्दी से। विलियम तृतीय को गद्दी पर, विलियम तृतीय और उसकी पत्नी मैरी द्वितीय को वहां की जनता और जो सांसद थे उन लोगों ने साझा रूप से अपने ऊपर शासन करने के लिए आमंत्रित किया। मतलब शासन जनता की सहमति से चलाया जाए, ये कहा जा रहा है, क्योंकि इसके पहले प्यूरिटन क्रांति में शासक इतना निरंकुश है कि संसद के अंदर लोगों की सहमति लेना जरूरी नहीं समझता है। फिर इसके बाद 1688 में जब गौरवपूर्ण क्रांति आती है तो उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें यह कहा जा रहा है कि सरकारी मतलब जो धन है वो संसद की सहमति से ही निकाला जाए। इसका मतलब यह था कि उस समय शासक इतना निरंकुश हो चुका था कि संसद की सहमति लेना भी जरूरी नहीं समझ रहा था। ठीक है, और इस प्रकार गौरवपूर्ण क्रांति ब्रिटेन में ही होती है। ये रक्तहीन क्रांति थी, जिसमें बताया गया था आपको पिछली कक्षाओं में भी, जेम्स तृतीय को गद्दी से हटाया गया था और फिर विलियम तृतीय और मैरी द्वितीय को साझा रूप से वहां के शासकों ने कहा था कि आप हमारे ऊपर शासन करिए, मतलब सहमति से शासन करिए। ठीक है, और इसी दौरान जो है बिल ऑफ राइट्स, जो कि यूएसए में बिल ऑफ राइट्स है, उसका प्रेरणा स्रोत यही है।
ये गौरवपूर्ण क्रांति के अंतर्गत जो बात थी, ये प्रेरणा स्रोत यूएसए में जो मूल अधिकार शामिल किए गए, ये यहीं से वो प्रेरणा स्रोत है, मतलब यहीं से वो उठाए गए हैं। यहाँ पर मौलिक अधिकारों की ही घोषणा की जा रही है। इस गौरवपूर्ण क्रांति में जो कन्वेंशनल पार्लियामेंट थी, उसकी यानी अनअधिकृत संसद की जो बैठक थी, उसमें कहा गया था कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, कुछ अधिकार ऐसे हैं जिसका संसद जो है घोषणा करती है, ठीक है। और बाद में जब यूएसए का जो कि दुनिया का प्रथम लिखित संविधान है, वहां बिल ऑफ राइट्स जो पेश किया जाता है, वो प्रथम 10 संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से जो मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है, उसको उसका सामूहिक नाम क्या है, बिल ऑफ राइट्स है। तो इसलिए बिल ऑफ राइट्स का संबंध दोनों से है, ब्रिटेन से भी है और यूएसए से भी है। और जब कभी कभी आप देखते हो कि इसका उत्तर हो जाता होगा ब्रिटेन, इसका उत्तर हो जाता होगा यूएसए, तो यूएसए के संदर्भ में बात वो थी और ब्रिटेन के संदर्भ में ये जो क्रांति चल रही है ये थी। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो देखें 1776 में यूएसए की क्रांति होती है और अमेरिकी क्रांति के अंतर्गत ये कहा गया कि अगर कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है तो कोई टैक्स भी नहीं दिया जाएगा, मतलब नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर न लगाया जाए। और ये जो बिना प्रतिनिधित्व मतलब हमको रिप्रेजेंटेट करने वाला जो है उसकी सहमति से, और यदि हम किसी को रिप्रेजेंट करने लायक अधिकार में आए तब तो इस प्रकार जो है ये अमेरिकी क्रांति जो है इस बात को मुख्य रूप से उठाती है। इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति 1789 में होती है, जो कि रूसों से बहुत ज्यादा, रूसों के विचारों से ज्यादा प्रभावित थी। और उसमें कहा गया था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। क्योंकि देखिए 16वीं और 17वीं शताब्दी में जब मध्यकाल में सामंतों और कुलीन तंत्र के विरुद्ध पूंजीपतियों ने एक क्रांति छेड़ी थी, तो वो समानता की बात कर रहे थे। और समानता की बात कर रहे थे तो आर्थिक समानता उसमें शामिल नहीं थी, उसमें समानता थी, लोगों के विशेष अधिकारों के अंत की बात कही गई थी। निरंकुश शासक के विरुद्ध वो क्रांति थी, कुलीन तंत्र के विरुद्ध क्रांति थी। लेकिन अब जो है 19वीं सदी में समानता के अंतर्गत आर्थिक समानता की बात की जा रही है। और इस आर्थिक समानता की बात इसलिए की जा रही थी कि जो अधिकार प्राचीन काल में राजतंत्र के अंतर्गत व्यवस्थित था, वही मध्यकाल में कुलीन तंत्र में समाहित होकर रह गया और आधुनिक लोकतंत्र में ये अधिकार अब पूंजीपतियों के हाथ में सुरक्षित हो गया। तो इसलिए अब आर्थिक समानता की बात की जा रही है। और यह फ्रांसीसी क्रांति है, यह रूसों के विचारों से परिचित है। और ये जो तीनों क्रांतियां चल रही, इनसे आप 3 व्यक्तियों को देख भी सकते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। हॉब्स जो है वो 1588 पैदा हुआ। थोड़ा सा इसका संक्षिप्त इतिहास समझिए क्योंकि इसका आगे स्वरूप समझने में काफी आसानी होगी। तो 1588 में पैदा हुआ, 1640 में ब्रिटेन में गृह युद्ध हुआ और वह उससे इतना भयभीत हो गया कि वह खुद ही कहता है कि मैं और मेरा भाई ये दोनों जुड़वा भाई है। और इसलिए वो कोशिश क्या कर रहा था कि निरंकुश शासक प्रणाली स्थापित हो जाए। उसके बाद लॉक आता है, 1632 में आता है वो, ठीक है। वो आता है तो वो कहता है कि नहीं, संसद के ऊपर कुछ सीमाएं होनी चाहिए और जनता के कुछ अधिकार भी होने चाहिए। और इसके बाद 1712 में रूसो आता है और 1700 के बाद आप देख रहे हैं कि 1776 में, 1789 में क्रांतियां होती हैं, यूएसए की क्रांति होती है, फ्रांस की क्रांति होती है। तो ये रूसों के विचार से प्रभावित था। और रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, मतलब लोकतंत्र में भी सबसे बेहतर जो लोकतंत्र होता है, लोकप्रिय लोकतंत्र होता है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। यद्यपि अब आज की तारीख में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है। तो इन विचारकों के विचार से इन भौगोलिक दिशाओं में रहने वाले, खासतौर पर यूरोप और यूएसए में इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है, उनके संविधान पर भी प्रभाव पड़ता है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ जब संविधान निर्मित हो रहा था और मौलिक अधिकारों पर बात चल रही थी, तो हमको पिछला इतिहास लोगों का पता था, उसके हिसाब से सुधार करने की हम लोगों में जरूरत थी। और उसी दौरान 10 दिसंबर 1948 को महासभा ने जो है मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा भी की थी। और उसमें जो अनुच्छेद 21 से लेकर के 24 के अंतर्गत जो अधिकारों की बात की गई है, किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति होने मात्र जो प्राप्त होने चाहिए, वो सारे के सारे हमारे मौलिक अधिकारों में समाहित है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि वाया होकर के जो आया है, तो ये परिवर्तन जो है फ्रांस में हो रहा है, ब्रिटेन में हो रहा है, यूएसए में हो रहा है। इसका प्रभाव उनके तंत्र पर पड़ रहा है और चूंकि उनके द्वारा प्रशासित होने वाले हम लोग हैं, तो हम लोग पढ़ रहा है और उस व्यवस्था के अंतर्गत अब संविधान निर्मित हो रहा है। अगर हम इस बात को भारत के संदर्भ में देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों का जिक्र 1895 में स्वराज विधेयक में तिलक द्वारा किया गया था। इस प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1922 में M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा कहा गया था कि एक संविधान होना चाहिए। और ये बात आप ध्यान रखिए, जब कहा जाए संविधान होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि जनता के उसमें अधिकार अनिवार्य रूप से हों।
तो शासक की शक्तियां तो पहले भी हुआ करती थी, लेकिन अब क्या होगा, शासक की शक्तियां होंगी, वो सीमित होंगी, मर्यादित होंगी, उन पे एक सीमाएं लगाई जाएंगी ताकि जनता भी अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। और इस प्रकार आगे हम जब बढ़ते हैं तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है, उसमें भी मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया था और 10 से अधिक उसके मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसके बाद हम कांग्रेस के संदर्भ में बात देखेंगे, मौलिक अधिकार की बात उन्होंने सबसे पहले कब की, तो कांग्रेस का अधिवेशन जो कराची का था, जो 1931 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और महात्मा गांधी को जहां काला झंडा दिखाया गया था क्योंकि भगत सिंह को फांसी हो चुकी थी, तो कराची के अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों का जिक्र कांग्रेस ने किया। लेकिन इसके बाद चाहे वो क्रिप्स प्रस्ताव हो और चाहे अन्य किसी भी प्रस्ताव की हम बात करें तो उसमें मौलिक अधिकारों की बात नहीं की गई थी। अंततः जब संविधान सभा द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया, संविधान सभा निर्मित किया गया, तब जाकर के भारतीय भूभाग पर रहने वाले लोग जो उसके नागरिक हैं उनके लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई, जो कुल 7 रूप में थी। सस्योद्धासम करके उसमें एक संपत्ति का अधिकार था जो आर्टिकल 31 के अंतर्गत समाहित था, जिसे कि निकाल दिया गया 44वें अमेंडमेंट के बाद। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आ जाती है क्योंकि संविधान के अंतर्गत जो बातें हम पढ़ते हैं उसमें नित्य प्रति परिवर्तन होते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, संसद द्वारा कानून बनाया जाता है, तो आप पता चले कि 2 साल पहले जो चीज पढ़ रहे थे हो सके उसके बाद में कई चीजें उलट हो गई हो। तो सामाजिक विज्ञान के विषय में जो सबसे ज्यादा डायनेमिक है वो इंडियन पॉलिटी की क्लास, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा परिवर्तन की संभावना है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत पहला देश है दुनिया में जब से संविधान लागू हुआ कम समय में संविधान संशोधनों का शतक मारा है। तो इन संविधान संशोधनों की वजह से जो मूल संविधान में परिवर्तन हुआ है उसे भी जानना है और मूल संविधान में जो था उसे भी जानना है। इसलिए संविधान में सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए हम लोग इसको क्रम से ही पढ़ाएंगे। और जिस क्रम में वीडियो लगाई जा रही है आपकी कोशिश ये हो कि उसको 1 बाय 1 करके ही आप देखते जाएं। ऐसा नहीं कि 2 वीडियो ऊपर की देख लिया फिर उसको खिसकाया, सर हाँ इसको देखते हैं इसमें क्या है किस तरह से है, तो ऐसा आप मत करिएगा। कोशिश आप ये करिए क्रम से देखें। और अभी तक अगर आपको काउंटिंग विधि ना याद हो तो उसे आप याद कर लीजिए, ध्वनि विधि को भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन अधिकारों के अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं उनकी बातों को समझेंगे। और ठीक है, ओके।